कहानी एक भाई बहन की है। लंबे चौड़े परिवार में शामिल एक बड़ी बहन के रूप में सैंडी अपने छोटे भाई कीथ से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी। यहाँ तक कि अपने भाई कीथ की देखभाल वो एक माँ के समान करती आ रही थी, बचपन से ही। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है ना, ठीक वैसे ही। और कीथ जस्ट उसका उल्टा था। बहुत गर्म मिजाज, एक क्रोधपूर्ण जीवन और दूसरों की परवाह ना करना, बस अपने मुताबिक जीवन को जीना। दूसरों की भावनाओं के प्रति बेपरवाह था वो। गाड़ियों को तो इतनी तेज स्पीड से चलाता था कि जैसे उसे मृत्यु की ही इच्छा हो। अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से कई बार वो कानून की गिरफ्त में भी आया। उसे देखकर लगता कि मानो मौत को दावत दे रहा हो। खैर, इन सब के बावजूद उसका दिल अच्छा था, लेकिन इस तरह का जीवन उसके लिए खतरनाक हो सकता था। सैंडी को हमेशा उसकी चिंता रहती। एक पूर्वाभास सा होता था कि कहीं वो युवावस्था में ही तो नहीं मर जाएगा। सैंडी का ये डर सच साबित हुआ। 27 वर्ष की उम्र में ही कीथ को मांसपेशियों के विघटन जैसी बीमारी को झेलना पड़ा और 2 साल के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भयंकर पीड़ा झेली उसने। दर्द को सहन करने के लिए काफ़ी मात्रा में उसे मार्फिन की खुराक दी जाती थी। सैंडी, जो अपने भाई से इतना प्यार करती थी, आज वो उसे खो चुकी थी। खैर, रिग्रेशन आगे बढ़ता है क्योंकि सैंडी को जानना था कि उसके भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने एक ऐसे शरीर को धारण किया जो इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। सैंडी अपने पिछले जीवन से मृत्यु उपरांत जब अपने आत्मिक समूह में लौटी तो उसने देखा कि कीथ और वो दोनों एक ही आत्मिक समूह की साथी आत्माएं थीं। कीथ उनके समूह की बहुत नटखट आत्मा थी, लेकिन साथ ही आमोद प्रिय भी था। पिछली कई शताब्दियों से अनेक पुनर्जन्मों के दौरान कीथ एक ऐसी आत्मा के रूप में डेवलप हो गई थी जो दूसरों की भावनाओं के बारे में बिल्कुल बेपरवाह था, और इसी वजह से उसका विकास भी रुक गया था। उसके लिए ज़रूरी था कि वो विनम्रता सीखे। अब देखिए, यहाँ कीथ अपनी गलती को कबूल कर रहा है और खुद अपने लिए एक ऐसे जीवन की मांग कर रहा है जिसमें अपमान सहन करने के लिए उसे संभावित चुनौती दी जाए। यानी कई जन्मों के दौरान वो जिस चीज़ को धीरे धीरे सीखता, उसे वो एक ही जीवन में सीखना चाह रहा था, एक लंबी छलांग। ये ठीक ऐसे ही था जैसे 1 साल के कोर्स को आपको एक ही महीने में पूरा करने को कहा जाए। जाहिर सी बात है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कीथ भी अपने लिए एक मुश्किल जीवन का चुनाव कर रहा था ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ सीख सके। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सब कुछ जानते समझते हुए कीथ ने अपनी आत्मिक तरक्की को ध्यान में रखकर इस मुश्किल जीवन का चुनाव किया था। वो चाहता तो कई जीवनों में धीरे धीरे इस चीज़ को सीख सकता था, लेकिन यहाँ वो निर्णय शारीरिक पीड़ा को देखकर नहीं, बल्कि आत्मिक तरक्की को ध्यान में रखकर कर रहा था। ऐसा निर्णय कोई कमज़ोर आत्मा नहीं ले सकती, बहुत दिलेरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पिछले जीवन की गलतियों को वो इस जीवन में एक बारगी सीखने की कोशिश कर रहा था। इस जीवन में उसके पास जो परेशानियाँ आएंगी वो पिछले जीवन की कमियों की भरपाई करेगी। यानी जीवन चुनाव में भी स्वतंत्र इच्छा है। पिछले जीवनों में जो गलतियां हुई वो भी उसकी स्वतंत्र इच्छा ही थी, और आगे के जीवन में भी जो उसके साथ घटित होगा वो भी उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। यानी पिछली गलतियों का एक कार्मिक अकाउंट बना, आत्मा में एक गलत संस्कार डेवलप हुआ जिससे आत्मा की तरक्की बाधित हुई। अब आत्मा को लगा कि नहीं, इसे ठीक करना है। फलस्वरूप उसने अपने लिए एक कठिन जीवन का चुनाव किया। देख रहे हैं, कार्मिक अकाउंट क्या है, स्वतंत्र इच्छा क्या है, नियति जो अगले जीवन में बनने वाली थी वो कैसे डिसाइड हो रही थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कीथ के साथ जो हुआ वो सैंडी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि सैंडी की आत्मा को वो लेसन सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसका अपना लाइफ लेसन था। देख रहे हैं, नियति किस बेस पे निर्धारित की जा रही है। क्या अब भी लगता है आपको कि नियति का निर्धारण हमारे लिए कोई और कर रहा है?
या हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी गलतियों के? कीट ने अगर अपने पिछले जीवन में इस तरह का गलत नेचर डेवलप ना किया होता, तो क्या वो अपने वर्तमान जीवन में इस तरह का लाइफ लेसन लेकर आता? खुद सोचिएगा। कीट एक पावरफुल आत्मा थी। उसने अपने लिए एक चुनौती भरा जीवन चुना, बजाय इसके कि वो इस पाठ को सीखने के लिए कई जीवनों तक बंधा रहता। नियति के घेरे में उसने देखा कि उसे एक एथलीट का शरीर सौंपा गया है, जो मांसपेशियों की बीमारी की वजह से गतिहीन हो जाएगा। एक एथलीट और एक गतिहीन शरीर जो दूसरों पर आश्रित होगा। कुछ नहीं छिपाया गया उससे, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाया गया। यहाँ तक कि जीवन चुनाव के कक्ष में उसे बीमारी से पहले और बाद दोनों के ही दृश्य दिखाए गए, वो भी शरीर के बद से बदतर दृश्य। ये भी कि कैसे उसकी स्वतंत्रता छीनकर उसे दूसरों पे आश्रित बना दिया जाएगा। सब कुछ, कुछ भी नहीं छुपाया गया था उससे। बहुत अधिक आत्मदया, पश्चाताप, फिर भयानक क्रोध। लेकिन अगर उसने इन सब से संघर्ष कर लिया तो वो अपना लाइफ लेसन पूरा कर लेगा, सीख जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अंत तक आते आते कीट शांत हो गया था। उसके लिए जो कुछ भी सोचा गया था उसने सहर्ष स्वीकार किया। कीट ने अपना लाइफ लेसन कंप्लीट किया, लेकिन इससे पहले उसने सैंडी के साथ आत्मालोक में ही कुछ तैयारियां भी की थी। क्या थी वो तैयारी, आइए देखते हैं। रिक्रिएशन के दौरान जब डॉक्टर न्यूटन ने सैंडी से पूछा कि कीट ने तुम्हारे साथ इस जीवन के लिए तैयारी कैसे की थी, इस पर सैंडी कहती है कि निश्चित ही इस बारे में बात करना उपयुक्त रहेगा। मैंने इससे पहले किसी को भी नहीं बताया। लेकिन ये कहते ही वो रोने लगती है और डॉक्टर न्यूटन उसे शांत करने लगते हैं। ठीक है सैंडी, अगर तुम्हें पीड़ा हो रही है तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं करना चाहती हूँ। जब हमने इस जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी की तो मुझे अपने परिवार में सबसे बड़ी बालिका होना था, इसलिए मैं पहले आई। मेरे समय से ठीक पूर्व हमने लंबी परिचर्चा की थी। कीट ने कहा कि वो पीड़ा सहन करने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो उस क्षण पर पहुंचा तो तब वो पूर्णतः असक्षम हो गया। जब वो और अधिक सांस नहीं ले सकता था, मुझे उसकी जीवन रक्षक प्रणाली को बंद कर उसे मुक्त कर देना था। और तुम ये सब अस्पताल में करने जा रही थी? नहीं, हमने इसके लिए आत्मालोक में योजना बनाई थी, लेकिन फिर भगवान का शुक्रिया, उसे अपने अंतिम 7 सप्ताहों के समय घर भेज दिया गया और इसने हमारी योजना को आसान बना दिया। और ये सब कुछ दोनों ने आत्मालोक में ही डिसाइड कर लिया था। यानी जब कीट अपने दर्द के चरम पे पहुंचेगा, दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो पा रहा होगा उस पर, मार्फिन की भी डोज जो इतनी ज़्यादा मात्रा में उसे दी जा रही थी, सबका असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आखिरी 7 सप्ताह तो बहुत ज़्यादा भयानक थे। फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे, यहाँ तक कि ना तो वो बोल पा रहा था और ना ही हिल डुल सकता था। सैंडी आगे बताती है कि आत्मालोक में हमने बिस्तर तथा जीवन रक्षक प्रणाली को बनाने के द्वारा अपनी कवायद शुरू कर दी थी, जिसे कीट ने चित्रपट कक्ष में देखा भी था। उसके दिमाग में प्रत्येक चीज़ का ब्यौरा था। उसके बाद हमने अभ्यास किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर और नर्स को चकमा देने जा रही हूँ। मैंने मशीन के साथ कार्य किया और उसकी बीमारी के प्रारंभिक चेतावनी चिन्हों का अध्ययन किया। अभ्यास में हमने उन संकेतों की जांच की जो कीट मुझे देगा। ये संकेत बताएंगे कि कीट अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए तैयार है। आखिरकार अंतिम क्षणों में उसने मेरे मजबूत बने रहने और मार्ग से ना हटने के मेरे वादे के बारे में पूछा। मैंने हर्ष से उससे वादा किया। अब देखिए, बहुत इलाज के बाद भी जब डॉक्टरों ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, दवाएं भी अपना असर दिखाना धीरे धीरे बंद कर रही थी, कीट अब जिस स्थिति में था उसे बदला नहीं जा सकता था।
लास्ट में डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, जब तक जीवित है वहीं उनकी देखभाल कीजिए। मृत्यु से 7 महीने पहले उसे सब लोग घर लेकर आ गए। घर पे ही उसे जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे रखा गया। सबको पता था कि कीथ अब ठीक नहीं होने वाला है, बस जब तक जीवन था काटना था। सैंडी ने उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन सैंडी ने बताया कि एक दिन कीथ के गले से एक खास किस्म की गंध निकली, जो मृत्यु की गंध थी, जिसने सैंडी को अलर्ट कर दिया कि अब तैयार हो जाने का समय है। फिर सैंडी ने अपने भाई के कान में पूछा, कीथ, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? फिर एक पूर्व निर्धारित संकेत हुआ। कीथ ने हाँ कहने के लिए अपनी आंखों को खोलकर भींचा और 3 बार बंद किया। ये संकेत था कि वो तैयार है। फिर शांतिपूर्वक सैंडी ने उसकी जीवन रक्षक प्रणाली को हटा दिया। बाद में डॉक्टर घर आया तो उसने कीथ को मृत घोषित कर दिया। सैंडी ने इस घटना का जिक्र आज से पहले किसी को नहीं किया था, लेकिन है तो वो भी इंसान ना। उस रात उसके मन में भी थोड़ा संदेह हुआ, जिसे लेकर उसने खुद से ही कुछ सवाल किए। फिर बेचैनी में करवटें बदलते हुए गहरी नींद में सो गई। उस रात कीथ उसके सपने में आया, कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए। एक तरह से वो उसका आभार व्यक्त कर रहा था कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने तो सब कुछ बहुत ही कुशलता से किया, और ये संदेश दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद की बात है, जब सैंडी ध्यान में बैठी थी, तो ध्यान के दौरान उसने देखा कि एक बेंच पर सफ़ेद वस्त्रों में 2 भिक्षु बैठे हैं और कीथ उनसे बातें कर रहा है। अचानक कीथ पलटकर उस पर हंसता है और कहता है, बहन, डटी रहो। यानी 2 बार कीथ ने अपनी बहन को मैसेज दिया, एक बार सपने के जरिए और एक बार ध्यान में, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि आत्मालोक में उन दोनों ने देह धारण से पहले जो डिसाइड किया था ना, सैंडी ने उसे बखूबी निभाया। और कीथ ने भी इस जीवन के जरिए एक लंबी छलांग लगाई थी। कई जीवनों के बाद वो जिस लेसन को सीख पाता, उसे उसने एक झटके में सीख लिया था, बस एक जीवन में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि ये सत्य है कि हमें हमारा शरीर ईश्वरीय सृष्टि के कार्य के लिए मिलता है, और अंत में हर व्यक्ति का जीवन खुद उस ईश्वर में मिल जाता है। यानी ईश्वर ने हमें अगर यहाँ भेजा है तो किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। यूं ही नहीं है, हम किसी ईश्वरीय कार्य के वास्ते हैं। लेकिन यहाँ आकर हम सिर्फ अपना ही अपना देखने लगते हैं। यही एक रूटीन सबका है, शिक्षा, नौकरी, गृहस्थी, पैसा और फिर मृत्यु। इन सबके बीच हमें कुछ कार्य सृष्टि के लिए भी करना था, लेकिन उस पर उतना फोकस नहीं रहा हमारा, जबकि हमारी निजी भावनाओं के बावजूद अलग से हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। खैर, एमाइली एक ऐसी आत्मा थी जो अपने जीवन में नैतिकता की ओर हमेशा आकर्षित रही। अब इनके केस का जिक्र हम अगली कड़ी में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।